बीजेपी के खिलाफ महाराष्ट्र में एकजुट हुआ महाविकास अघाड़ी। अंधेरी ईस्ट उपचुनाव में उद्धव गुट को कांग्रेस ने दिया समर्थन। एनसीपी भी नहीं उतारेगी उम्मीदवार। राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने साधा चुनाव आयोग पर निशाना। कहा, चुनाव आयोग के लिए भी बनाई जाए आदर्श आचार संहिता। आयोग पर लग रहे हैं बीजेपी के पक्ष में काम करने के आरोप। जम्मू कश्मीर दौरे पर अमित शाह ने किया ऐलान। अगले साल की शुरुआत में हो सकते हैं विधानसभा चुनाव। जल्द जारी होगी मतदाता सूची, इसके बाद होगा चुनाव का ऐलान। कैरोलिन आर बटोरजी, मॉर्टन मेल्डल और के बेरी शार्पलेस को केमिस्ट्री के लिए नोबेल प्राइज। अणुओं के एक साथ विघटन का तरीका विकसित करने की खोज पर दिया गया प्राइज। दशहरे के मौके पर मुंबई में आज शिंदे बनाम उद्धव गुट का शक्ति प्रदर्शन हुआ। उद्धव ठाकरे ने शिवाजी पार्क में रैली को संबोधित किया तो सीएम एकनाथ शिंदे ने बीकेसी मैदान से हुंकार भरी। इन दोनों रैलियों पर देश भर की नजरें टिकी थी। महाराष्ट्र के राजनीतिक इतिहास में पहली बार शिवसेना के दो नेताओं ने दो अलग अलग रैलियां की। हमेशा की तरह शिवाजी पार्क में शिवसेना की दशहरा रैली हुई, जिसे उद्धव ठाकरे ने संबोधित किया। अपनी इस रैली में पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने एक बार फिर महाराष्ट्र की जनता और शिव सैनिकों को एकनाथ शिंदे की गद्दारी याद दिलाई। उन्होंने बीजेपी पर इस साजिश को रचने का आरोप लगाया। अपनी रैली को संबोधित करने से पहले शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने अपने मुखपत्र सामना में भी बीजेपी और शिंदे को आड़े हाथों लिया। उन्होंने सामना में लिखा, पीएफआई जैसे संगठनों पर प्रतिबंध लगाया जा रहा है, ये अच्छा है। इस तरह के विषधारियों को उखाड़ कर नष्ट कर देना चाहिए। ऐसी कार्रवाइयां राष्ट्र हित के लिए जरूरी होती हैं, लेकिन कश्मीर घाटी के हालात जैसे थे वैसे ही हैं। वहां के कश्मीरी पंडितों का आक्रोश दिल्ली को बेचैन नहीं कर पाया, इसका दुख है। पीएफआई जैसी स्थिति ईडी, सीबीआई जैसी केंद्रीय जांच एजेंसियों ने भी बना रखी है। उद्धव ठाकरे ने अपनी पुरानी परंपराओं का पालन करते हुए रैली में अपने पिता बाला साहब ठाकरे को याद किया। साथ ही शस्त्रों की पूजा की। उद्धव की रैली में लोगों की भीड़ देखते ही बन रही थी। उद्धव ठाकरे गुट ने इस रैली को भव्य बनाने के लिए काफी मेहनत की थी। शिव सैनिकों को शिवाजी पार्क तक लाने के लिए बसों, कारों और ट्रेनों तक का इस्तेमाल किया गया था। भले ही शिवाजी पार्क में शिंदे को रैली करने का मौका न मिल पाया हो, लेकिन उनकी कोशिश थी कि रैली की भव्यता के मामले में वो ठाकरे गुट को टक्कर दे। शिंदे गुट ने रैली के लिए जो प्रचार सामग्री तैयार की, उसके जरिए ये संदेश दिया गया कि दिवंगत शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे के विचारों के असली वारिस वही हैं। उधर उद्धव ठाकरे गुट की तरफ से भी बाला साहब ठाकरे का नाम का इस्तेमाल करते हुए आक्रामक प्रचार किया गया था। विपक्षी एकता की कोशिश में जुटे तेलंगाना के सीएम के चंद्रशेखर राव ने पीएम कैंडिडेट के रूप में ताल ठोक दी है। हैदराबाद में पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक में राव ने टीआरएस की जगह नई राष्ट्रीय पार्टी भारत राष्ट्र समिति को लॉन्च किया। नई पार्टी की लॉन्चिंग के लिए केसीआर ने दोपहर 1:19 का मुहूर्त रखा था और इसी समय उन्होंने नई पार्टी का ऐलान किया। इस दौरान देश के नेता केसीआर के नारे लगाए गए। पार्टी की ओर से एक पोस्टर भी जारी किया गया, जिसमें केसीआर को देश का अगला पीएम बताया गया। साफ है कि टीआरएस, जो अब बीआरएस बन गई है, उसने केसीआर को पीएम उम्मीदवार घोषित कर दिया है। केसीआर की कोशिश है बीजेपी के साथ लड़ाई को तेलुगु गौरव से जोड़ दिया जाए, जिससे बीजेपी के लिए तेलंगाना के साथ ही आंध्र प्रदेश में भी चुनौती बढ़ जाएगी। वैसे आंध्र प्रदेश में पहले से ही बीजेपी बेहद कमजोर है। केसीआर बीजेपी के खिलाफ लड़ाई को अब पूरे देश में लाने की तैयारी में है। उन्होंने नई पार्टी लॉन्च करके साफ कर दिया है कि वो अब तेलंगाना तक ही सीमित नहीं रहने वाले हैं। आगामी लोकसभा चुनाव में वो अहम भूमिका निभाने वाले हैं। केसीआर ने साफ कर दिया कि उनकी पार्टी दूसरे राज्यों में चुनाव लड़ेगी और गैर बीजेपी दलों के साथ गठबंधन भी करेगी। इसकी झलक आज पार्टी की लॉन्चिंग के समय भी दिखाई दी, जब केसीआर के साथ कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी और डीएमके की सहयोगी धोल थिरुमावलम भी दिखाई दिए। नई पार्टी की लॉन्चिंग से पहले केसीआर ने ममता, नीतीश केजरीवाल, अखिलेश यादव, एमके स्टालिन, पी विजयन जैसे 6 दिग्गज नेताओं से मुलाकात की थी। उसके बाद ही उन्होंने संकेत देना शुरू कर दिया था कि वो सक्रिय रूप से राष्ट्रीय राजनीति में उतरने को तैयार हैं। भारत जोड़ो यात्रा इस समय कर्नाटक में है और नवमी और दशहरा उत्सव के चलते यात्रा को 2 दिन के लिए आराम दिया गया था,
जिसके बाद अब कल यानी 6 अक्टूबर से यात्रा फिर से रफ्तार पकड़ेगी और कल इस यात्रा की शुरुआत मैसूर से होगी। लेकिन कल सबसे ज्यादा खास बात ये होगी कि अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी यात्रा में शामिल होने वाली हैं, जिसके लिए वो पहले ही कर्नाटक पहुंच चुकी हैं। ऐसे में कल सभी की निगाहें यात्रा पर रहेंगी। वहीं आज भी सोनिया गांधी ने सभी का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया, जब सोनिया गांधी विजयादशमी के पावन पर्व पर भीमन कोल्ली मंदिर कर्नाटक में मां दुर्गा की पूजा अर्चना करने पहुंची, जिसकी जानकारी कांग्रेस ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर दी है। आज विजयादशमी के पावन पर्व पर कांग्रेस अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी जी ने भीमन कोल्ली मंदिर कर्नाटक में मां दुर्गा की पूजा अर्चना कर देश की सुख शांति हेतु प्रार्थना की। मां शक्ति के आशीर्वाद से हम देश से नफरत मिटाकर प्यार और सद्भाव कायम करने में जरूर सफल होंगे। जय माता दी। इसके अलावा आराम के दौरान दोनों दिनों तक बैठकों का दौर देखने को मिला, जिसमें यात्रा की आगे की रूपरेखा तय की गई। वहीं आज राहुल गांधी ने विजयादशमी के खास मौके पर जनता को शुभकामनाएं देते हुए एक बार फिर मोदी सरकार और बीजेपी पर निशाना साधा। राहुल ने ट्वीट कर कहा, नफरत की लंका जले, हिंसा का मेघनाद मिटे, अहंकार के रावण का अंत हो, सत्य और न्याय की विजय हो। समस्त देशवासियों को विजयादशमी की हार्दिक शुभकामनाएं। राहुल से लेकर कांग्रेस के तमाम नेताओं ने बढ़ती बेरोजगारी और महंगाई के लिए मोदी सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया। वहीं अब कल यात्रा 2 दिन के आराम के बाद एक बार फिर हुंकार भरने के लिए तैयार है। नफरत और महंगाई, बेरोजगारी के खिलाफ राहुल गांधी कन्याकुमारी से कश्मीर तक भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं। इस यात्रा से बीजेपी और संघ दोनों ही दबाव में दिखाई दे रहे हैं। संघ और बीजेपी को अब महंगाई और बेरोजगारी दिखाई देने लगी है। हाल ही में संघ के सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले ने कहा था कि 20 करोड़ लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं और 23 करोड़ लोग प्रतिदिन 375 रुपए से भी कम कमा रहे हैं, यानी 43 करोड़ लोग आर्थिक मुश्किल में हैं, जो चिंता का विषय है। संघ सर कार्यवाह का बयान मोदी सरकार की असफलता को बता रहा था और अब संघ प्रमुख भी राहुल गांधी की राह पर चलते दिखाई दे रहे हैं। दशहरा पर आयोजित संघ के वार्षिक कार्यक्रम में मोहन भागवत ने समाज को जोड़ने की बात कही। उन्होंने कहा कि कौन घोड़ी चढ़ सकता है और कौन नहीं, इस तरह की बातें अब समाज से विदा हो जानी चाहिए। समाज में सभी के लिए मंदिर, पानी और शमशान एक होने चाहिए। जाति के आधार पर भेद करना अधर्म है। इसके साथ ही संघ प्रमुख ने कहा कि हिंदू और मुसलमानों का डीएनए एक है। संघ प्रमुख ने बेरोजगारी के मुद्दे पर मोदी सरकार का बचाव भी किया, इसे बढ़ती जनसंख्या से जोड़ा। दूसरी तरफ भागवत के बयान पर निशाना साधते हुए AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि दशहरा मोहन भागवत के लिए हेट स्पीच का वार्षिक दिवस है। अगर हिंदुओं और मुसलमानों का एक ही डीएनए है तो असंतुलन कहाँ है? किसानों और पीएम मोदी के बीच की अदावत काफी पुरानी है। 3 कृषि कानूनों की वापसी के साथ ही मोदी सरकार ने किसानों से कई वादे किए थे, जिनमें से सबसे खास MSP पर कानून बनाना था। लेकिन अब तक केंद्र की बीजेपी सरकार की तरफ से कोई मजबूत कदम नहीं उठाया गया है, जिसको लेकर अब किसानों ने फिर से मोदी सरकार के खिलाफ हल्ला बोल करने का मन बना लिया है। तमाम किसान संगठन न्यूनतम समर्थन मूल्य को लेकर केंद्र सरकार पर दबाव बनाने की तैयारी में है। इसके तहत 200 किसान संगठनों के नेता 6 से 8 अक्टूबर को दिल्ली में बैठक करने वाले हैं। ये बैठक VM सिंह के नेतृत्व में होने जा रही है, जो संयुक्त किसान मोर्चे से अलग है। इन 2 दिनों में आउटर दिल्ली के एक गांव पंजाब खोड़ में किसान ये हल्ला बोल करेंगे। इस दौरान किसानों की कोशिश रहेगी कि देश भर के अलग अलग संगठनों को एक मंच पर साथ लेकर आया जाए। इसे किसानों का शक्ति प्रदर्शन माना जा रहा है। इस दौरान 28 राज्यों के 3000 से ज्यादा किसानों का जमावड़ा आउटर दिल्ली के गांव में बिना लोगों को परेशान किए सरकार के खिलाफ आवाज उठाएंगे। हालांकि जरूरत पड़ने पर किसान अगला कदम भी उठा सकते हैं, जो विरोध के दौरान ही बताया जाएगा। आपको बता दें कि मोदी सरकार ने पहले कहा था कि MSP पर कमेटी बनाई जाएगी, लेकिन अब तक कोई कमेटी नहीं बन पाई है। इसे लेकर संयुक्त किसान मोर्चा ने विरोध किया था। उनका कहना था कि जिन लोगों ने नए कृषि कानून बनाए थे, उन्हें ही कमेटी में जगह दी गई है। अब इसे लेकर दूसरे किसान संगठन भी सरकार के खिलाफ विरोध में उतर आए हैं। इससे पहले पिछले महीने संयुक्त किसान मोर्चा ने जंतर मंतर पर किसान महापंचायत बुलाई थी। भारी सुरक्षा के बीच यहां अलग अलग राज्यों के किसान पहुंचे थे। MSP और लखीमपुर खीरी मामले के खिलाफ ये विरोध किया गया था। उनकी मांग थी कि देश के सभी किसानों का कर्ज माफ किया जाए, साथ ही गन्ने का समर्थन मूल्य बढ़ाया जाए। अब किसानों के दिल्ली कूच से मोदी सरकार की परेशानी बढ़नी तय मानी जा रही है।
हिमाचल प्रदेश में बीजेपी की हालत खराब दिख रही है, इसलिए पार्टी लगातार हिमाचल में अपना प्लान बदल रही है। पहले चुनाव के लिए जयराम ठाकुर के नाम को आगे बढ़ाया, फिर पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने खुद कमान संभाल ली, लेकिन स्थिति नहीं सुधरी तो अब पीएम मोदी को आगे किया गया है। बीजेपी ने साफ संकेत दे दिए हैं कि चुनाव भले ही राज्य का है, लेकिन लड़ा पीएम मोदी के नाम पर जाएगा। पीएम के राज्य में लगातार दौरे हो रहे हैं और इस बार का दौरा विशेष था क्योंकि पीएम के दौरे के लिए दशहरा का दिन चुना गया था। पीएम कुल्लू मेले में शामिल हुए और बाद में एक रैली को संबोधित किया। पीएम ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में विकास संभव है क्योंकि लोगों ने केंद्र और राज्य दोनों में बीजेपी को सत्ता में लाने के लिए वोट दिया। पीएम ने कहा कि पिछली सरकारें नींव डालती थीं और चुनाव के बाद परियोजनाओं को पूरा करना भूल जाती थी, लेकिन हमारी सरकार शिलान्यास करती है और परियोजनाओं का उद्घाटन करती है। पीएम मोदी ने बिलासपुर में तकरीबन 37,000 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करते हुए न सिर्फ अपना हिमाचल से पुराना नाता जोड़ा, बल्कि ये भी कहा कि उन्होंने हिमाचल की गलियों की खाक छानी है। दरअसल नरेंद्र मोदी 1995 से 2000 तक राज्य में बीजेपी के प्रभारी थे। वैसे पीएम मोदी ये दाव हर उस राज्य में चलते हैं जहां चुनाव करीब होते हैं। ऐसे में क्या हिमाचल की जनता बीजेपी सरकार को रिपीट करेगी या अपनी परंपरा को निभाते हुए सत्ता में बदलाव करेगी? वैसे बदलाव के संकेत तो प्रदेश के लोगों ने पिछले साल यानी 2021 के आखिर में हुए उपचुनाव से ही दे दिया था, जब उपचुनावों में बीजेपी का खाता तक नहीं खुल पाया था। पार्टी के अधिकांश उम्मीदवार दूसरे स्थान पर भी नहीं आ पाए थे। जम्मू कश्मीर में परिसीमन प्रक्रिया का काम पूरा हो चुका है। ऐसे में दावा किया जा रहा है कि जल्द ही घाटी में चुनाव हो सकते हैं, जिसके चलते सभी दल अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं और खासकर बीजेपी घाटी में कमल खिलाने के सुहाने सपने सजा रही है और अपने उसी सपने को साकार करने के लिए गृह मंत्री शाह जम्मू कश्मीर पहुंचे हैं। लेकिन अब महबूबा मुफ्ती ने एक ऐसा दावा किया जिसने सियासत को गरमा दिया है और इशारों में उन्होंने गृह मंत्री पर निशाना साधा है। महबूबा मुफ्ती ने ट्वीट करते हुए गृह मंत्री शाह के जम्मू कश्मीर दौरे पर सवाल उठाए। महबूबा ने कहा, गृह मंत्री कश्मीर में हालात सामान्य होने का ढोल पीटते हुए घूम रहे हैं, लेकिन मुझे घर में नजरबंद कर दिया गया है। मुझे अपने एक कार्यकर्ता की शादी में शामिल होने के लिए पट्टन जाना था, लेकिन मुझे नहीं जाने दिया गया। अगर एक पूर्व सीएम के मौलिक अधिकारों को इतनी आसानी से कुचला जा सकता है तो आम आदमी की दुर्दशा की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। ट्वीट के साथ महबूबा ने अपने घर के बंद गेट की तस्वीर भी शेयर की। हालांकि उनके दावे में कितनी सच्चाई है ये तो बता पाना मुश्किल है, लेकिन श्रीनगर पुलिस ने मुफ्ती के दावों को सिरे से खारिज कर दिया, जिसके बाद दोनों के बीच ट्विटर वॉर छिड़ गई। श्रीनगर पुलिस की तरफ से इन दावों को झूठा करार देते हुए ट्वीट किया गया, जिसमें कहा गया, बंगले में रहने वाले लोगों ने अपना ही ताला गेट पर लगाया है, वो यात्रा करने के लिए स्वतंत्र हैं, कोई प्रतिबंध नहीं है। जिस पर महबूबा ने फिर जवाब दिया। उन्होंने कहा, जम्मू कश्मीर पुलिस ने मेरे घर के दरवाजे को अंदर से बंद कर दिया गया है और अब झूठ बोल रहे हैं। अब कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ, इस बारे में कुछ भी कह पाना मुश्किल है, लेकिन इस मामले ने केंद्र को कटघरे में खड़ा जरूर कर दिया है। खबरों में बने रहने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, साथ ही लगातार अपडेट्स पाने के लिए आप हमारे बेल आइकन को जरूर प्रेस करें।